मेट्रो शहरों में जहां जिंदगी की रफ्तार कभी थमती ही नहीं, जहां दिन ब दिन घर की कीमतें नया आसमान छूती हैं और घर की ऊंचाइयां भी, जहां घर होने का एक अदद सपना एक ऐसे संघर्ष में तब्दील हो गया जिस पर पूरी दास्तान लिखी जा सकती है। इस कहानी में कई पात्र हैं। पहला पात्र है मध्यम वर्गीय परिवार। इस मध्यम वर्गीय परिवार में किसी ने अपना सारा धन खो दिया एक घर की तलाश में। किसी को घर मिला तो आधा अधूरा और किसी को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसी को जो मिल गया तो रहने के लिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बिल्डर के लोगों से, स्थापित व्यवस्था से लगातार संघर्षरत रहना पड़ रहा है। दूसरा पात्र है बिल्डर, जो सामंत है, नया सामंत है, जिसके पीछे आशीर्वाद है बहुत सारे लोगों का। उसकी अपनी शर्तें हैं और वो शर्तें आपको माननी ही पड़ेंगी। तीसरा पात्र है सरकार, जिसे अगला चुनाव लड़ना है, जिसे अगले चुनाव के लिए फंड का जुगाड़ करना है। चौथा है प्रशासन, जिस पर काम का तमाम बोझ है, बिल्डरों के एहसानों का बोझ है, सरकार की अपेक्षाओं का बोझ है, जहां के बाबू भी करोड़पति होते हैं, जहां पर एक टेबल में वजन रखने के लिए तन मन और धन सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। बात करेंगे ऐसे ही एक संघर्ष की जो मेट्रो सिटीज़ नोएडा, गुड़गांव, पुणे, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में मध्यम वर्गीय परिवारों और बिल्डर्स के बीच चल रहा है, जहां प्रशासन मूक दर्शक है और सरकार अगले चुनाव के इंतजार में। जनाब निदा फाजली ने लिखा है कि अच्छी नहीं है शहर के रास्तों से दोस्ती, अच्छी नहीं है शहर के रास्तों से दोस्ती, आंगन में सज जाए ना बाजार देखना। उदाहरण स्वरूप ये वीडियो देखिए। धूं धूं करके जलता हुआ ट्रांसफार्मर, फायर फाइटिंग सिस्टम का उसी समय परीक्षित होना और फेल हो जाना तमाम जिंदगियों को खतरे में डालता है। तमाम ऐसी अनियमितताएं, तमाम ऐसे काम बिल्डरों ने कर रखे हैं जो कानून के दायरे में नहीं आते, किंतु उन्हें कानूनी बना दिया गया है। चूँकि एक स्थापित व्यवस्था से लड़ने के लिए लोगों को दशकों का समय लग जाता है, मनोबल बनाना पड़ता है, दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी पड़ती है। मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ जहाँ पर आदमी एक अदद घर का सपना लेकर बिल्डर के दफ्तर जाता है। मेट्रो रियल एस्टेट सपनों का कारोबार है, जहाँ हेक्टेयर की ज़मीन स्क्वायर फीट में बेची जाती है और इस स्क्वायर फीट को भी हवा में बेचा जाता है। ऐसे में सपनों का कारोबार लुभावना। बिल्डर जब चाहे तब एरिया में परिवर्तन कर देता है, लोगों से पैसे मांगता है, और ये जब प्रोसेस स्मूथ चल रहा हो। अन्यथा आपने वन टाइम अमाउंट पे किया, बाकी किस्तें पे कर रहे हैं, बिल्डर गायब हो गया। आप क्या करेंगे? अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, सड़क पर धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकारों के पास गुहार लगाएंगे। क्या सरकारें सुनेगी? नहीं। तो समझिए, बिल्डर और प्रमोटर्स के बारे में रेरा आने के बाद थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध होने लगी है, लेकिन अमूमन बिल्डर्स और प्रमोटर्स के बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में, उनके अन्य प्रोजेक्ट्स के बारे में जो बताया जाता है उसका वेरिफिकेशन करने का कोई जुगाड़ नहीं होता। बिल्डर जिस ज़मीन पर निर्माण कर रहा होता है उसका पैसा उसने सोसाइटी को दे दिया, नहीं दिया, इस पर कोई जानकारी कभी उपलब्ध नहीं होती। नोएडा के सेक्टर 120 में आम्रपाली के तमाम प्रोजेक्ट आज भी अथॉरिटीज़ का अरबों रुपया बकाया है। लोग रहते हैं, रजिस्ट्री नहीं हो रही, लोग क्या करें? समय पर पोजीशन न मिलना या घर का ही न मिलना। अब आम्रपाली, सुपरटेक जैसे तमाम बिल्डर जो लोगों के घर खा करके बैठ गए, उन पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई और कब तक होगी? डील फाइनल होने के बाद बिल्डर एरिया चेंज कर देता है, आप उसकी शर्तें मानने के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। आप कानूनी पचड़े में पड़ेंगे, आप
सड़क पर आ जाएंगे। अथॉरिटी से बिना परमिशन के कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं, एक फ्लोर को कई लोगों को बेच देते हैं, एफआईआर बढ़ा देते हैं, जैसा चाहें वैसा कर लेते हैं। दूसरा मुद्दा है क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन का। हाल फिलहाल अजनारा होम्स में एक सोते हुए परिवार सो रहा था बिस्तर पे, ऊपर से छत आधा हिस्सा लगभग गिर गया, उसमें कई लोग घायल हुए। इस तरह के कई हादसे रोज़मर्रा के हादसे हैं। जिसने अपने जीवन की तमाम कमाई इस घर में लगा दी, उसके घर की छत एक दिन गिर जाती है। गुणवत्ता सवालिया है, गुणवत्ता को परखा नहीं जाता। गुणवत्ता को आदमी कैसे जांचेगा? जो काम करने का तरीका है बिल्डर्स का। बिल्डर्स थर्ड पार्टी को आउटसोर्स करते हैं, ठेकेदारी प्रथा में देते हैं, और ठेकेदार काम पूरा करने की जुगत में होते हैं कि आप रोज आए दिन हंसते देखते हैं, और इनमें कोई सलूशन फौरी तौर पर नहीं दिया जाता, ना सरकार द्वारा ना प्रशासन द्वारा, और प्रशासन तो सुनता ही नहीं है। तीसरी बात आती है लिफ्ट की। लिफ्ट मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग की लाइफलाइन है। जो लिफ्ट नोएडा के आसपास के इलाकों में किसी में ऑनलाइन यूपीएस नहीं है। मान लीजिए कि आप लिफ्ट से जा रहे हैं, लिफ्ट अचानक रुक जाती है, आपको तेज झटका लगेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होता है। कोई भी बिल्डर अमूमन लगा कर नहीं देता जब तक आप उस पर दबाव न डालें। लिफ्ट के फ्री फॉल के जो इंस्टेंसेस होते हैं बहुत सारे हुए हैं बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में। गौर सौंदर्यम में एक इंस्टेंस हुआ कि लिफ्ट 14 फ्लोर से सीधे 0 फ्लोर पे पहुंच गई। जो महिला थी उसका पैर टूट गया उस समय लिफ्ट में। इस तरह के तमाम हादसे होते रहे हैं। इन सब हादसों के बावजूद अभी भी अपार्टमेंट लिफ्ट एक्ट नहीं है कि लिफ्ट में अगर कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी है। आप बिल्डर के पास जाएंगे, बिल्डर वैसे भी अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। आप उसके पास जाएंगे, वो कहेगा ओटिस या दूसरी किसी कंपनी ने जिसने लिफ्ट लगाई है ये काम किया है, उसकी जिम्मेदारी है मेंटेनेंस की। उसके पास जाएंगे, वो कहेगा कि उसने मेंटेनेंस का काम किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर रखा है, और थर्ड पार्टी कहेगी कि उसने मेंटेनेंस समय पर किया था, लेकिन ये ओटिस की प्रॉब्लम है। ओटिस कहेगा बिल्डर की प्रॉब्लम है, और ये प्रोसेस टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप चलता जाएगा, और आप के सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा। जिसको किसकी जिम्मेदारी है, किसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, प्राथमिकी दर्ज होगी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और इससे हर आदमी भागता है, और अंत में हताहत होता है मध्यम वर्गीय आदमी जो करोड़ों का घर खरीद के रह रहा है। एक वीडियो मैंने डाल रखा है, बहुत ही विस्तृत वीडियो है। देखिए, पावर बैकअप जो होता है सोसाइटीज़ में, जो कनेक्शन दिया जाता है वो सीधे बिल्डर को दिया जाता है, फिर बिल्डर रीडिस्ट्रीब्यूट करता है और उसके एडिशनल चार्जेस लेता है। और जो बिल्डर को मिलती है वो कमर्शियल एक्ट के तहत मिलती है, रेजिडेंशियल एक्ट के तहत नहीं। सो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। सो आम आदमी को जो अपार्टमेंट में रह रहा है उसको मिनिमम चार्जेस में, और जो पर यूनिट चार्जेस है उसमें हमेशा ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। यहाँ कोई टैरिफ नहीं होता, और इसमें बिल्डर तमाम घपले करता है। चलती हुई पावर के बीच अपना पावर बैकअप चला देता है, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट बहुत अधिक होती है। तमाम मदों में जो है बिल्डर ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉफिट सेंटर बना रखा है, जो कि अलाउड नहीं है। लेकिन आप शिकायत के लिए किसके पास जाएंगे ये क्लियर नहीं है। शिकायत करते हैं, कार्रवाई का प्रोसीजर क्लियर नहीं है। मैंने खुद अपनी सोसाइटी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सिंगल पॉइंट कनेक्शन के बारे में तमाम शिकायतें मेरठ तक भेजी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती। आप चिल्लाते रहिए, आप बोलते रहिए, मैं मुद्दे उठा रहा हूं, शायद कोई सुन ले। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये नोएडा के लाखों परिवारों की आवाज़ है। ये गुड़गांव, ये मुंबई, ये हैदराबाद और चेन्नई के लाखों परिवारों की आवाज़ है। बात आती है मेंटेनेंस सर्विसेज की। बिल्डर जब आधा अधूरा फ्लैट में एक टावर बना है, बाकी बिल्डिंग में निर्माण कार्य चल रहा है, आपको हैंडओवर कर देता है। उसमें आप कैसे रहेंगे, कहाँ से आएंगे जाएंगे, आपकी सुरक्षा कैसे इंश्योर होगी, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। उन्हें कहेगा आपका घर दे दिया, आप घर में रहिए, जबकि आपको आना जाना काम मैंने दिया से है, जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है। अपराध को दावत देता है, खतरे को दावत देता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी, ये कभी तय नहीं होता। बिल्डर बड़ा आदमी है, लखनऊ तक पहुंच रखता है, दिल्ली तक, सियासी हलकों तक पहुंच रखता है, चुनावों को फाइनेंस करता है। उसकी शिकायत आप करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। इसके अलावा
जो फैसिलिटी डिपार्टमेंट होता है वो आपसे एक मुश्त मेंटेनेंस अमाउंट लेता है, उसके एवज में क्या सर्विसेज देगा बहुत क्लियर कभी नहीं होता। कभी लिफ्ट ख़राब हो गई तो आपका अमाउंट कहाँ से लाएगा, ये हालांकि एक एक तरीका है इसका, लेकिन बिल्डर उसमें से भी कई बार पैसे काट लेता है अगर मेंटेनेंस नहीं दिया। और मेंटेनेंस आदमी रोकता इसलिए है, देता इसलिए नहीं है चूँकि बिल्डर जवाब नहीं देता, बिल्डर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, बिल्डर आधे अधूरे कामों को पूरा करने के लिए सालों लगा देता है। आप देखिए ये धूं धूं करके जलता ट्रांसफार्मर जो लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा पैदा कर रहा है, इस मामले को लोग रेरा में ले गए। मामला चल रहा है लेकिन बिल्डर को जो करना था वो कर चुका है, वो कर रहा है। आगे अगर रेरा कोई फैसला देता है, अदालत कोई फैसला देती है तो मुआवजे के सिवाय कुछ नहीं होगा, लेकिन हज़ारों जिंदगियां ख़तरे में पड़ी रहेंगी। नोएडा की तमाम सोसाइटीज़ में फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट का कभी कोई परीक्षण नहीं हुआ। और ध्यान रखिए कि परीक्षण न होने के बाद आपातकाल में जब ज़रूरत पड़ती है तो चीज़ें चलती नहीं हैं, जबकि कानूनी तौर पर परीक्षण होना चाहिए, एनओसी मिलनी चाहिए। तो जल्दबाजी में, किसी के समर्थन में, किसी के सहयोग में हम तमाम जिंदगियां ख़तरे में डाल रहे हैं। जब आप नोएडा में या किसी मेट्रो शहर में किसी अपार्टमेंट में घर बुक कराएं तो ध्यान रखिएगा कि शोषण का एक लंबा सिलसिला होता है। यदि आप वो घर रहने के लिए ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक लंबे संघर्ष को दावत दे रहे हैं। हाँ, आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो वो बात अलग है, वो बात जुदा है। खैर, इसी चीज़ के साथ मैं विदा लेता हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरी बात में वजन लगे तो आप मेरी बात को साझा करें लोगों के साथ, ताकि ये उन हुक्मरानों तक पहुँच सके जो 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में बैठते हैं, जो लुटियन दिल्ली में बैठते हैं।